प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अगली यूनिट अगली इकाई जीव विज्ञान और मानव कल्याण का अध्ययन शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले पाठ मानव स्वास्थ्य तथा रोग का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों प्रधानाचार्य जी ने एक निबंध या चित्रकला प्रतियोगिता संचारी रोग और उनसे बचाव पर करने को कही थी, इसलिए हम आपको ये यूनिट पढ़ाए दे रहे हैं, जिससे कि आप इन निबंध प्रतियोगिताओं और संचारी रोग से जो सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, इनमें जो भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं हैं, इनमें आप भाग लेकर के अच्छा परफॉर्मेंस, उसमें अपनी अच्छी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। तो आज हम जीव विज्ञान और मानव कल्याण यूनिट के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य तथा रोग अध्याय का अध्ययन करेंगे। मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बच्चों, जैसा कि सब लोगों ने स्वास्थ्य शब्द सुना होगा, स्वास्थ्य है क्या, हम आपको ये बताएंगे। स्वास्थ्य शरीर की वह दशा है, या कह लीजिए स्वस्थ दशा शरीर की वह दशा है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक संरचना और उसकी कार्यकी सामान्य तरीके से काम करती रहती है। इस दशा को हम व्यक्ति की स्वस्थ दशा कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसमें ये असंख्य कोशिकाएं मिल करके विभिन्न प्रकार से संयोजित होकर के जीव शरीर का निर्माण करती हैं। जैसा आप जानते हैं, आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है, पिछले वर्षों में पढ़ा है, कोशिका जीवन की इकाई होती है। यानी कोशिका जो है वो खुद में एक जीवित निकाय है, जिसके अंतर्गत जीवन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आपने पहले से यह पढ़ रखा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी एक कोशिका जो है उसी के अंदर जीवन की प्रक्रियाएं होती रहती हैं। स्वयं में ही वो एक जीवित निकाय है। वह कोशिका किसी भी दूसरी कोशिका से स्वतंत्र जीवित रहने में सक्षम होती है। अब जब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बना है, जबकि प्रत्येक कोशिका ही एक स्वतः जीवित निकाय है, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक कोशिका खुद जैविक क्रियाएं और उपापचय संचालित करती है। जैसा कि हम जानते हैं या आगे जानेंगे, विभिन्न कोशिकाओं में या हम कहें सभी कोशिकाओं में प्रतिपल हर समय अनेकानेक संगठनकारी और विघटनकारी क्रियाएं होती रहती हैं। इन संगठनकारी क्रियाओं को संगठनकारी क्रियाएं या एनाबॉलिक रिएक्शंस, और साथ ही कुछ विघटनकारी क्रियाएं भी होती रहती हैं। विघटनकारी क्रियाएं या इन्हें आप कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्रतिपल अनेक संगठनकारी क्रियाएं और अनेक विघटनकारी क्रियाएं होती रहती हैं। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं को ही सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ रखा है, उपापचय सभी जीवित वस्तुओं का या सभी जीवों का
प्रमुख लक्षण होता है, अर्थात सभी जीवों में उपापचयी क्रियाएं अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। तो इन उपापचयी क्रियाओं में दो प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं, संघटनकारी क्रियाएं और विघटनकारी क्रियाएं। जो संघटनकारी क्रियाएं होती हैं इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इनके लिए ऊर्जा आवश्यक है, जबकि जो विघटनकारी क्रिया या कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं इन विघटनकारी क्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है। एनाबोलिक रिएक्शंस के अंतर्गत आप प्रकाश संश्लेषण को रख सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण को रख सकते हैं, वसा संश्लेषण को रख सकते हैं, जबकि कैटाबोलिक रिएक्शंस के अंतर्गत श्वसन को आप रख सकते हैं। इन जो एनाबोलिक रिएक्शंस हैं इनके लिए ऊर्जा आवश्यक है, कैटाबोलिक रिएक्शंस में ऊर्जा मुक्त होती है। कैटाबोलिक रिएक्शंस में जो ऊर्जा मुक्त होती है यही ऊर्जा एनाबोलिक रिएक्शंस को संपूर्ण करने के लिए प्रयुक्त होती है। अर्थात प्रत्येक कोशिका में हर समय कुछ न कुछ ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि इसमें एनाबोलिक रिएक्शंस या संघटनकारी क्रियाएं हो रही हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ ऊर्जा मुक्त होती रहती है क्योंकि उसमें कुछ विघटनकारी क्रियाएं भी होती रहती हैं। इन विघटनकारी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बड़े पदार्थ छोटे पदार्थों में टूटते हैं, टूटने के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा फिर इन एनाबोलिक रिएक्शंस के लिए प्रयुक्त होती है। इसी संपूर्ण क्रिया को उपापचय कहते हैं। उपापचयी क्रियाओं के लिए एक ऊर्जा का निकाय संतुलन बन जाता है, ऊर्जा निकाय संतुलन बन जाता है। कोशिका को जितनी ऊर्जा आवश्यक है उतनी ऊर्जा उसमें बनती रहती है, तो हम कहते हैं कोशिका स्टेडी स्टेज पर है। यह अवस्था कोशिका की वह अवस्था या हमारे शरीर की वह अवस्था, शरीर भी कोशिकाओं का ही एक संगठित निकाय है। हमारे शरीर की या कोशिकाओं की वह अवस्था जिसमें उसमें ऊर्जा की खपत और ऊर्जा की आपूर्ति इन दोनों का ही संतुलन बना रहता है, यह अवस्था स्टेडी स्टेज या अस्थायी अवस्था कहलाती है। शरीर में जब अस्थायी अवस्था बनी रहती है तो हमारा शरीर सामान्य तरीके से काम करता रहता है, यानी हम कह सकते हैं स्टेडी स्टेज या अस्थायी अवस्था मेंटेन रहने पर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में स्टेडी स्टेज या अस्थायी अवस्था बनी रहना आवश्यक है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, ऐसा हो कहीं संगठनकारी क्रियाओं में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है विघटनकारी क्रियाओं में उतनी ऊर्जा मुक्त ना हो, तब क्या होगा, इस निकाय को ऊर्जा की कमी पड़ जाएगी, यानी ऊर्जा की आपूर्ति और ऊर्जा के खपत में, ऊर्जा की आवश्यकता में संतुलन बिगड़ जाएगा। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तब सेल संवेदित हो जाती है। इस अवस्था को स्ट्रेस स्टेज कहते हैं या विपत्ति अवस्था। एक तरफ आपने देखा इट इज नेसेसरी टू सेल आर बॉडी रिमेन स्टेडी स्टेज फॉर हेल्थ। यह आवश्यक है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में और कोशिकाओं में स्टेडी स्टेज बनी रहे, लेकिन कभी कभी जो संगठनकारी और विघटनकारी क्रियाओं में जो ऊर्जा का संतुलन है, ये ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। इस ऊर्जा संतुलन के बिगड़ने के कारण कोशिकाओं में स्ट्रेस आ जाती है। इसके कारण शरीर असामान्य प्रक्रियाएं करने लगता है। इसी असामान्य स्थिति को ही आप रोग कहते हैं। इस शरीर की जो ये असामान्य अवस्था होती है, इस असामान्य अवस्था को ओवरकम करने के लिए या इस असामान्य अवस्था को फिर से सही करने के लिए हमारे शरीर में कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं। यह विशेष अंग कुछ ऐसी प्रक्रियाएं संचालित करते हैं जिन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप स्ट्रेस या जो विपत्ति अवस्था थी शरीर की, ये स्ट्रेस ओवरकम होती है। स्ट्रेस ओवरकम होकर के फिर से बॉडी स्टेडी स्टेज की तरफ बढ़ती है।
अगर बॉडी फिर से स्टेडी स्टेज एक्वायर कर ली, प्राप्त कर ली, तब तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। अगर दोबारा शरीर स्टेडी स्टेज नहीं प्राप्त कर पाता है और लंबे समय तक की स्थिति बनी रहती है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है या रोगग्रस्त हो जाता है। हमारे शरीर में जो इस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए जो ऊर्जा की खपत और ऊर्जा की आपूर्ति में असंतुलन हो गया, इस असंतुलन को व्यवस्थित करने के लिए या स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए जो विशेष अंग जो क्रिया करते हैं और शरीर को पुनः स्टेडी स्टेज में या संतुलित अवस्था में लाने का कार्य करते हैं, यह क्रिया समस्थैतिकता या समन्वयन कहलाती है। होमियोस्टेसिस। अब हम कह सकते हैं जब हमारे शरीर में होमियोस्टेसिस या समस्थापना की शक्ति होगी, क्षमता होगी, तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा, रोगग्रस्त नहीं होगा। जबकि अगर हमारे शरीर में समस्थापना की क्षमता कम होगी तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। तो इसलिए यह आवश्यक है कि शरीर स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में होमियोस्टेसिस मेंटेन होना आवश्यक है या समस्थैतिकता बने रहना आवश्यक है। इस तरह हमने आपको समस्थैतिकता बताई। समस्थैतिकता को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में कुछ विशेष अंग होते हैं जिनमें यकृत, आपका हार्ट, हृदय, किडनी, मस्तिष्क, ये अंग जो है हमारे शरीर में जैसे ही कोई स्ट्रेस आती है या हमारे शरीर को जैसे ही कोई अचानक वातावरणीय परिवर्तन प्राप्त होता है, इस वातावरणीय परिवर्तन के कारण जो स्ट्रेस क्रिएट हुई हमारे शरीर में, इस स्ट्रेस को ओवरकम करते हैं, वो अपनी अपनी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा ओवरकम करते हैं और हमारे शरीर को पुनः नए तरीके से स्थापित करने की या समस्थापित करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं स्ट्रेस का। सपोज कीजिए आप धीरे धीरे जा रहे होते हैं, आपको शरीर को जितना धीरे जा रहे हैं उतनी ऊर्जा की जरूरत है, तभी अचानक आपको ऐसा आभास हो कि आपके पैर के पास सांप आ गया। ऐसी स्थिति में आपको तत्काल भागने की जरूरत पड़ती है। अगर आप नहीं भागेंगे तो सांप आपको काट लेगा और भागने के लिए आपको अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत है। इस अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए तुरंत ही शरीर में हमारे हार्ट बीट बढ़ जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाने के कारण शरीर में रक्त स्पंदन या रक्त का प्रवाह जो तेज हो जाता है, रक्त का प्रवाह तेज हो जाने के कारण हमारे शरीर के हाथ पैरों को अत्यधिक ऊर्जा मिलने लगती है तुरंत ही और हम भागने में सक्षम हो जाते हैं। इसके लिए एक हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनालिन हार्मोन, जो किडनी के अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। किडनी के ऊपर जो लगी होती है, इस अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होकर के ये तुरंत ही स्ट्रेस फिजियोलॉजी को मेंटेन करता है। कुछ लोग जिनमें स्ट्रेस या समस्थापना नियंत्रित हो जाती है, स्थापित हो जाती है, वे तो भाग लेते हैं, जबकि कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनमें समस्थापना नहीं हो पाती है तो वहीं पर मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर जब समस्थैतिकता स्थापित कर लेने में सक्षम होगा तो हम उस स्ट्रेस को या उस वातावरणीय परिवर्तन को आसानी से झेल ले जाएंगे, उसके अनुसार अपने शरीर को एडजस्ट कर ले जाएंगे, अदरवाइज हम बीमार हो जाएंगे। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, टू मेंटेन द स्टेडी स्टेज अवर सेल्स बाय होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय हार्ट, लीवर, brain, kidney and some other chemicals such as hormones, para-hormones are also take part in maintaining homeostasis. स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है। अब हम फिर से एक बार परिभाषित करेंगे कि स्वस्थ दशा व्यक्ति की क्या होती है। व्यक्ति की स्वस्थ दशा वह दशा होती है जिसमें व्यक्ति की सभी शारीरिक क्रियाएं, व्यक्ति की शारीरिक संरचना सामान्य रहे। इस स्थिति को आप कहेंगे व्यक्ति की स्वस्थ दशा या स्वास्थ्य कहेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों को देख करके आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है। पहला लक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के सभी अंग सामान्य होते हैं। उसकी यानी शारीरिक संरचना सामान्य होगी। इसी प्रकार स्वस्थ व्यक्ति के की जैविक क्रियाएं
उसकी जैविक क्रियाएं सामान्य रूप से चलती रहती हैं। यानी इन दोनों बातों को हम एक उसमें कह सकते हैं, उसकी शारीरिक संरचना और जैविक क्रियाएं सामान्य होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा प्रायः चमकदार लालिमा युक्त होती है। जब त्वचा उसकी स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा चमकदार व लालिमा युक्त होती है। इसी प्रकार स्वस्थ व्यक्ति की आंखें चमकदार, स्वस्थ व्यक्ति की आंखें चमकदार व चेहरा प्रसन्नचित्त होता है। चेहरा उसका प्रसन्नचित्त रहेगा और वो उसकी आंखें चमकदार होंगी। स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार, उसका व्यवहार जो होता है, व्यवहार सहनशील, होता है। वह बात बात पर किसी व्यक्ति से झगड़ता या उसके ऊपर गुस्सा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को आप स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे जो लोगों की बातों को धैर्यपूर्वक सुन सके और उसको समझ सके। अगली बात, उसका जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके मानसिक और सांवेगिक संतुलन उसमें पाया जाता है। मानसिक रूप से भी वो तेज होता है, उसमें मानसिक सामर्थ्य होती है। इसके अलावा वो सांवेगिक रूप से संतुलित होता है। संवेग कहा जाता है जिसे क्रोध, ईर्ष्या, भय, जिगुप्सा, इन भावों को जो प्रकट करने की क्रिया संवेग कहलाती है। कुछ व्यक्तियों को जरा सा किसी व्यक्ति से हानि हो जाए तो बहुत नाराज हो जाता है, या किसी से थोड़ा लाभ हो जाए तो उससे तुरंत ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। यानी अतिशय हर्ष, अतिशय विषाद, किसी के ऊपर अत्यधिक क्रोधित होना, किसी से अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक अनुराग, अत्यधिक विराग, ये सारी चीजें सामयिक असंतुलन के कारण होती हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति में इनमें इन संवेगों में संतुलन भी पाया जाता है। यानी वो ना बहुत प्रसन्न रहेगा, किसी बात को, थोड़ी सी बात को लेकर के बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होगा, ना तो बहुत ज्यादा जरा सा नुकसान हो जाने पर परेशान होने लगेगा। अर्थात उसमें सामयिक संतुलन पाया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का हाइट वेट रेशियो, यानी लंबाई के अनुपात में उसके शरीर का भार संतुलित रहता है। अगर नहीं तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे। उसमें एक जो हाइट वेट चार्ट होता है जिसके आधार पर करीब 170 सेंटीमीटर लंबे व्यक्ति को करीब 70 से 72 किलोग्राम वजन होना चाहिए। इस अनुपात में, इसी तरह यह अनुपात आपको अलग से मिल जाएगा, अनुपात की कितनी लंबाई प्रति सेंटीमीटर बढ़ने पर कितना अनुपात बढ़ना चाहिए। तो ये उसका हाइट वेट का अनुपात भी संतुलित रहता है। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्ति में सामाजिक गुण होते हैं। सामाजिक रूप से तात्पर्य दया, परोपकार, सहानुभूति, सहयोग की भावना, लोगों का सम्मान करना, ये सारे गुण जो है सामाजिक गुण कहलाते हैं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो उनमें ये सारे गुण भी पाए जाते हैं। तो इन उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर हम किसी व्यक्ति को ये देख करके निर्धारित कर सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है अथवा अस्वस्थ है। अब स्वास्थ्य को इसी तरह 2-3 वर्गों में भी बांट सकते हैं। अगर हम कहें स्वास्थ्य को मुख्यतया स्वास्थ्य, एक तो आप कह लीजिए शारीरिक स्वास्थ्य, जब हमारा शरीर सामान्य हो। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्ति का मानसिक विकास सही हो। और तीसरा इसको आप कह सकते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। अनेक ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य वाले हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले हैं, लेकिन उनका सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम ऐसे व्यक्तियों को भी स्वस्थ नहीं कहेंगे।
स्वस्थ होने के लिए हमें सामाजिक व्यवहार भी अच्छा रखना चाहिए, जिससे लोग हमें स्वस्थ जान सकें। तो ये तो हमने आपको स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण बताए और स्वास्थ्य बताए। क्या है, एक मोटी मोटी बात है। स्वस्थ व्यक्ति आप किसे कहेंगे, जिसमें उपर्युक्त बताएंगे लक्षण आपको देखने को मिले। लिखने के लिए ये नोट्स हम आपको दे देंगे, इसको आप बाद में लिख लीजिएगा, यहाँ केवल समझ लीजिए। अब हम लेते हैं शरीर की अस्वस्थ दशा या रोग। शरीर की अस्वस्थ या रोगीली दशा। या इसको आप रोग के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं, रोग या डिजीज। रोग को कम शब्दों में परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर की वह दशा जिसमें हमारे शरीर की संरचना या कार्यकी में, शरीर की वह दशा जिसमें शरीर की संरचना व कार्यकी में असामान्यता या विकृति आ जाती है। असामान्यता या विकृति। विकृति मुख्यतः आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। विकृति होता है सामान्य से अलग हट जाना, किसी वस्तु का आकार बिगड़ जाना, इसको विकृत या स्ट्रेन आ जाती है, तो इस दशा को रोगीली दशा या रोग कहते हैं। ठीक, एक लाइन में परिभाषा इसकी रोग की, शरीर की शारीरिक संरचना अथवा कार्यकी में असामान्यता या विकृति आ जाना रोग कहलाती है। यह शरीर की दशा अस्वस्थ दशा कहलाती है। अब इनको हम जो स्वस्थ दशा पढ़े हैं उनसे टैली करके उनके विपरीत लक्षणों के आधार पर हम इनके लक्षणों को भी समझ सकते हैं। तो ये आपने देखा रोग क्या है, हमारे शरीर में शारीरिक और कार्यकीय विकृति आना। To develop the strain in our structural and physiological functions. अब रोग क्यों हो जाते हैं हमारे शरीर में, यानी रोग कारणों के आधार पर रोगों को हम मुख्यतया 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। रोग कारणों के आधार पर रोग को हम 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले रोग रोगाणुजनित रोग। रोगाणुजनित रोग। दूसरे आनुवंशिक रोग। तीसरे आहार असंतुलन। और चौथे वातावरणीय रोग। पैथोजेनिक, हेरिडिटरी, डाइटरी और इन्वायरमेंटल। चार कारण है, कारणों को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं जिनके कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पहले हम ले रहे हैं रोगाणुजनित रोग। तो अब रोगाणुजनित रोग हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये जो हमने आपको पढ़ाया है इसकी नोट्स हम आपको भेज देंगे, इसको आप लिख लेंगे और बाकी चीजों को आप समझकर इससे जो संबंधित प्रश्न है, प्रश्नों को निकालने की आदत डालिए। आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए जो मैंने आपको पढ़ाया है और इसमें पढ़ते पढ़ते आप प्रश्नों को लिख करके रखिए। इन प्रश्नों को आप अगले दिन
प्रश्नों पर चर्चा कीजिए, इन प्रश्नों के उत्तर हमसे पूछिए और इन पर चर्चा करके उनको तैयार कीजिए। लिखने का काम हम आपको भेज देंगे, वो आप लिख लेंगे और इस तरह से आप अगले दिन हर हाल में हर बच्चा 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन जरूर लिख करके रखे और उन क्वेश्चनों को अगले दिन हमसे इस पर चर्चा करें। तो धन्यवाद बच्चों, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।